नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्हें इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने ये सीरीज़ जो स्टार्ट करी थी वो 10 क्वेश्चंस पर डे से करी थी, बट अब हम 15 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से 20 क्लासेस से आई गेस, ठीक है? इन लेक्चर्स में सिर्फ हम इन 15 क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है, वो पूरे का पूरा स्टैटिक का पोर्शन हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ सेम ट्रिक्स। ये सेम ट्रिक्स और कुछ भी नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है? अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिन्हें आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? और उससे आपका आंसर तक पहुंचना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम ये आपको पता होना चाहिए कि हम मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली करते हैं एंड दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती है। अभी तक हमने क्या किया है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 72 क्लासेस हो चुकी है, तो 72 क्लासेस तक हमने क्या किया है? हमने 2014 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अभी करंटली हम कर रहे हैं 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर, जहां पर हम अभी तक हमने मतलब कि 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। जो 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर था उसके 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट, ठीक है? अब चलते हैं अपने सीधा लेक्चर की तरफ। इतना बेसिक आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जो भी नए बच्चे आते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अब देखो ज़रा, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पर करके देख लेना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करोगे तो फिर मैं कभी-कभार बीच में तेज़ भी बोलता हूँ, तो फिर एकदम ऊपर से चला जाएगा सब कुछ, ओके? बाकी किसी ने स्किप कर दिया हो तो बता देता हूँ, अभी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? अब देखो ये पहला क्वेश्चन हुआ क्या, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, ठीक है? यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, बट मेरा कहना ये है कि कैंसिल कर तो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि ना बहुत वेग स्टेटमेंट थी। क्या हुआ कि पहला जो था, देखो मैं हर क्वेश्चन से पहले दूंगा 10-15 सेकंड्स, बस इसमें नहीं दे रहा, रीजन बीइंग इसको कैंसिल कर दिया था। बस इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि हुआ क्या, कि इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने बोला टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपने मतलब कि वहां पे लगाता है, तो उसकी वजह से इट विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट। बट द क्वेश्चन वाज कैपिटल फ्लाइट कहां पर, क्या यूएस में या इंडिया में? समझे इस चीज को? तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि स्पेसिफाई नहीं करी थी, इस वजह से मुझे लगता है इस क्वेश्चन को उन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, बट इधर ऑप्शंस उस तरीके से नहीं फ्रेम किए गए थे, ठीक है? अब एक और चीज, क्या क्वेश्चन कैंसिल हो गया तो इसको छोड़ के आगे भाग जाए? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें यह पता होना चाहिए कैपिटल फ्लाइट होता क्या है। जब टाइट मॉनेटरीज पॉलिसी होती है तो कैपिटल फ्लाइट कैसे होता है ये पता होना चाहिए। ये कीवर्ड है। एक चीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस कर दी प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उसके ऊपर एक प्योर क्वेश्चन बनना लाजमी है, वो पूछा जाएगा। और ये मैं आपको 2014 से करवाता हुआ जब आ रहा हूं, तो मैंने आपको पकड़वाए कि ये कीवर्ड्स है और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगले सालों में पूछे गए। तो मैं अभी कह रहा हूँ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आपको आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इसलिए अभी पढ़ लो। कैपिटल फ्लाइट के कॉन्सेप्ट से क्या पता 2026 के पेपर में चीजें पूछ ली जाए, तो इसलिए इसे पढ़ लेते हैं। अब देखो जरा, कैपिटल फ्लाइट का मतलब क्या है, कब होती है? देखो, अगर मान लो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो यूएस फेडरल रिजर्व उसे लागू करता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि कहीं पर ये जनता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये, कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा है, ठीक है? अब क्या है कि लोगों की जेब में जब ज्यादा पैसा है तो ज्यादा खर्चा होगा, इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये जो है, अभी यूएस रिजर्व की बात करें, कोई भी सेंट्रल बैंक होगा सब सेम चीज करेंगे। जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है यूएस का, वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कैसे ना कैसे करके इनके हाथों से पैसा खींचूं। तो उसके लिए मैं वो क्या करेगा, वो बैंक को बैंक से क्या करेगा, बैंक को अपना क्या बेचेगा, अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा, और बैंक
को अगर वो सिक्योरिटीज खरीदनी है, क्योंकि वो हाईली प्रॉफिटेबल होती है और सेफ होती है, तो बैंक उसे खरीदेगा ही। तो जब बैंक उसे खरीदेगा तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, अब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सिक्योरिटीज है। तो जब बैंक के पास पैसा कम होगा तो वो आगे भी कम पैसा देगा, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अभी भी यहाँ पे मांग तो ज्यादा है, तो इसलिए बैंक क्या करेगा, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। देखो इंटरेस्ट रेट दो तरीके से वर्क करता है। एक तो आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट वो है कि जिस पे आप लोन लेते हो, जैसे आप लोन लेने गए वहां बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट इतना है। एक है जब आप पैसा जमा कर रहे हो अपने बैंक में, जैसे आप समझ लो एफडी करने जा रहे हो, तो वहां पे बोला इंटरेस्ट रेट आपको इतना मिलेगा। तो इससे क्या है, दोनों सेम चीज है। हो क्या रहा है कि इससे क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो अब लोन लोग कम लेंगे, लोन लोग कम लेंगे और पैसा जमा ज्यादा करेंगे, पैसा जमा ज्यादा करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़िया मिल रहा है। और लोन क्यों कम लेंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा भरना पड़ेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखना, ठीक है। अब क्या है कि इससे क्या होगा, जब लोगों को दिखेगा नहीं यार, मुझे क्या करना है, पैसा जमा करना है, क्यों, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, उनको पता चलेगा लोन कम लेने हैं, क्यों, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, तो मैं वेट करता हूं जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कैपिटल फ्लाइट का क्या मतलब है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब है कि किसी भी एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में कैपिटल और वहां की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो फ्लाई कर जाती है, मतलब इधर से दूसरी कंट्री पहुंच रही है, क्यों, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा होगा। तो एक कंट्री से सारी इन्वेस्टमेंट कहां चली जाती है, फ्लाई करके दूसरी कंट्री में, इसलिए लिखा है कैपिटल फ्लाइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे मुनाफा ज्यादा दिख रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया ना कैपिटल फ्लाइट, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वो यहाँ पे बस डेफिनेशन में लिख दिया है छोटा सा, बट समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, है ना। अब देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में अगर हम बात करें, वो क्या होता है कि एक्सटर्नल मीन्स बाहर, देश के बाहर से, कमर्शियल मतलब कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और बोरोइंग्स मतलब लोन लिया, ठीक है। मतलब जब भी कोई इंडियन एंटिटी देश के बाहर से, फ्रॉम नॉन रेजिडेंट लेंडर से, मतलब देश के बाहर के रेजिडेंट से, जो यहाँ के सिटीजन्स नहीं है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, उनसे पैसा ले। अब वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है और वो इंडियन करेंसी में भी हो सकता है वो पैसा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली उन्हें क्या करना है, उनको पैसा चाहिए ताकि वो अपना कॉर्पोरेट एक्सपेंशन कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए, इसलिए वो बाहर से पैसा ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। इससे क्या होता है कि ये रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बस इतना याद रखना है आपको। और इसे हमेशा कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आप लोन ले रहे हो, बोरोइंग्स हो गई, ये सारी चीजें हमेशा कैपिटल अकाउंट में ऐड करी जाती है, क्यों, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। इस बात को प्लीज याद रखना। रेवेन्यू में कौन सी चीज आएंगी, जब हमें किसी चीज का मुनाफा हुआ है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उस समय फायदा हुआ है, वो रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी समझ में आ गई और कैपिटल फ्लाइट भी समझ में आ गई। अब इसमें क्या था ना, इसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पे कैपिटल फ्लाइट की बात करी जा रही है, इस वजह से ये बहुत वेग स्टेटमेंट थी, इस वजह से ये गलत थी, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। देखो क्या है, अगर मेरी करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि मेरी करेंसी की वैल्यू पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है, तो ये बोला है कि उससे करेंसी रिस्क जो है वो कम हो जाता है। करेंसी रिस्क कम कैसे होगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो ये तो वैसे ही गलत थी। बट वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो ऐसा ऑप्शन ही कहाँ दे रखा है, या तो वो यहाँ पे लिखते विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर इनकरेक्ट, तब ये किया जा सकता था, ठीक है। तो इसको भी बस इतना ध्यान रखना है इससे कि हमें क्या पता होना चाहिए, क्या पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे लिखा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब देखो कहीं नहीं लिखा मेजर, माइनर, कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है जनरली। अब आपको पता है कि यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हमेशा थोड़ा हिली एरियाज में देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो फिर हमें कहाँ देखने को मिलेगी, थोड़ा कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलती है। बट द थिंग इज दिस कि यहाँ पे लिखा है जर्नली, जेनरली, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मेजर है या माइनर है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें कंफ्यूज हुए थे कि मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए आंध्र प्रदेश को। बट एक चीज है, आपको याद रखना है कि सारे ही सारे ही सारे ही क्या है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया ना ये वाला सिस्टम, ओनली वन स्टेट, ओनली टू स्टेट, ओनली थ्री स्टेट, और पूरे के पूरे पेपर अब ऐसे ही आ रहे हैं।
तो इसीलिए अगर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है 24 और 25 के पेपर में, जो मैं आपको तब बताऊँगा, तो आप ये पूरा मान के चलिए कि उस टाइम के जो क्वेश्चन्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आगे आने वाले सालों में। जैसे आप देखोगे 26 के पेपर में आपको 25 के पेपर में देखने को मिला कि अभी जो है ना पेयरिंग वाले क्वेश्चन 2 पूछे जाते थे कि यहाँ लिखा है एक, यहाँ लिखा है एक और वो पूछे जा रहे हैं। बट 2025 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 3 स्टेटमेंट मतलब कि 3 पेयरिंग वाले कि इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे भी लिखा, इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे। तो हो सकता है आप मतलब कि तैयार रहना 2026 के लिए कि हो सकता है कि पहले पेयरिंग वाले क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछे जाते थे, अब उसमें 3 चीज़ें पूछ ली जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए तैयार रहना। ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको किन-किन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसमें अब ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि असम जो है इंडिया के अंदर वो कौन-सा है? टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टॉप टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। कितना करता है? ऑलमोस्ट 50% जो प्रोडक्शन है वो असम से ही देखने को मिलती है। और उसके बाद जो है वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चाइना, टॉप प्रोड्यूसर, ठीक है? बस इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? और आपको पता है कि एक जो चीज़ है हम देखते हैं वो क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने, 15 क्वेश्चन्स करने के बाद आपको मुझे बताने कि 15 में से आपके कितने ठीक हुए। इससे आपको आपकी डेली परफॉर्मेंस पता चलेगी, है ना? यूजुअली क्या करते हैं हम क्वेश्चन बस पढ़ते जा रहे, करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, करते जा रहे। उससे हमें ये नहीं पता चलता ओवरऑल कि आज की क्लास में भाई क्वेश्चन ठीक हुए कितने हैं। तो आपको क्या करना है 15 क्वेश्चन्स में से देखना है कि मेरे कितने ठीक हुए हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। डज़न्ट मैटर आपके 2 ठीक हुए हैं, 10 ठीक हुए हैं, 15 के 15 ठीक हुए हैं। आप अपने आप से सच्चे रहिए, अपने आप से आप बताइए कमेंट सेक्शन में हाँ, इतने। कोई आपको नहीं जानता, किसी के सामने आपकी बेइज़्ज़ती नहीं हो रही। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में आपको मैं टाइम दूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है? और जो यूपीएससी की लैंग्वेज मैं आपको पकड़ने के लिए बोलता हूँ, उसे पकड़ने की कोशिश करना। थोड़ा-सा इसमें आपका एप्टीट्यूड भी है, प्लस नॉलेज भी है, ठीक है? दोनों का इसमें यूज़ है। तो 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद 15 तो नहीं 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए, क्या बोला गया? इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जब भी मैंने आपको बोला है ना कि ऐसा लिखा हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एजेंसी है, ये वो काम करती है, थोड़ा सा सचेत हो जाया करो। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने दिमाग को दौड़ाना है, ठीक है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना है। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह ही वो आपके साथ खेलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनका अपने साथ खेलने नहीं देना। तो सोचो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आपने आरबीआई के बारे में इतना पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, कहीं आपने पढ़ा कि वो रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करती है? आपने कहीं नहीं पढ़ा। तो आप अपने गट के साथ जाइए और समझिए कि ये चीज़ गलत हो सकती है और ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। किसने किया था? सेबी ने। सेबी जो है वो ये काम करती है, ये काम आरबीआई का नहीं है, ठीक है? उसके बाद द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज़ इकरा, आईसीआरए, इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब द क्वेश्चन इज़ दिस कि कोई भी एक ऐसी एजेंसी को पूछकर, मतलब कि यहाँ पर डालकर क्यों पूछा गया है, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे आपको समझ में आएगा कि मुझे करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो इसको अगर आपको नहीं भी पता इसके बारे में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेटमेंट्स को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि अगर पहली आपकी नॉलेज है कि पहली स्टेटमेंट गलत है, तो आपको पता है 2 एंड 3 करेक्ट है। और मैं इसके ऊपर आता हूँ। ब्रिक वर्क रेटिंग इज़ एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको इसको पढ़ के लग रहा होगा कि यार ब्रिक वर्क इंडिया की नहीं हो सकती। लेकिन यही उन्हें भी पता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर क्रिएट कर रहा है, उसको ये पता है कि आप ऐसा ही सोचेंगे, इसीलिए उसने ऐसा किया है। आप इस तरीके से देखा करिए कि
वो मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो मुझे कहाँ पर फ्रेम कर सकता है, वो मुझे कहाँ पर बहका सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे ना जब, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी स्टेटमेंट जो है, जो आपको बहकाने के लिए डाली हुई है, वो यूजुअली क्या है, वो यूजुअली गलत होती है। तो अब आपको समझ में आया कि अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि यूरोपियन है या ये, तो मैं समझ जाता गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर बाहर का कोई नाम है और फिर उधर इंडियन लिखा हुआ है, वो सही होगा, तभी उसने ऐसा डाला है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे दिमाग के साथ खेलना चाहता है। और अगर फर्स्ट की नॉलेज होती तो वैसे ही आपको दोनों समझ में आ जाता। अब इस चीज़ को समझिए कि दोनों तो करेक्ट हैं, लेकिन ये इकरा क्यों आया? आईसीआरए क्यों आया? देखिए, आईसीआरए को एस्टैब्लिश किया गया था 1991 में। 2022 का ये पेपर है, तो 2021 तक इसको हो गए थे 30 इयर्स पूरे। 30 इयर्स पूरे। तो इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बना। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, सिर्फ उन पे ध्यान दे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, और जिन्हें ऐसे 5 10 15 20 30 25 40 साल हुए, उन पे ध्यान दीजिए और किसी पे ध्यान मत दीजिए। और इसके लिए ही मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स लेके आया। ठीक है, जिसमें हमने अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया, और वो भी किसकी फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो आप उसे जाके देखिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी। और मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद इधर आके उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको पता चलेगा कितना फर्क है। ठीक है, आपके पढ़ने में और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें। अब देखो जरा, सेबी के बारे में थोड़ा जान लो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, सेटअप किया गया था, बट तब तक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था। ठीक है, तब तक ये नॉन स्टैट्यूटरी थी। बट इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला? 1992 में। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या है कि किसी एक्ट के थ्रू इसको बैक किया गया। ठीक है, तो किस एक्ट के थ्रू इसको बैक किया गया? इसे जिसे हम कहते हैं कि इसे पावर्स प्रोवाइड करी गई, सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो उससे पहले क्या थी, एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ध्यान रखना। ठीक है, मैंडेट की बात करें तो क्या करता है कि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करता है, मार्केट की जो डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करता है, और मार्केट की जो इंटरमीडिएटरीज हैं उन्हें रेगुलेट करता है, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, उसके बाद अ चेयरपर्सन एंड सेवरल होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें देखने को मिलेंगे, जो कौन नॉमिनेट करती है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फंक्शंस क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं इसके, इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क्स हैं इसके या फंक्शंस हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन। जैसे कि क्या है कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट में लॉज बनाए जाए। ठीक है, जैसे कि आपको देखोगे कि ग्रीवियंस आएंगी। ठीक है, फिर आईपीओ उसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमोट किया जाएगा एजुकेशन को, इन्वेस्टमेंट की से रिलेटेड एजुकेशन को, कि किसी को बहकाया ना जा सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में क्या आएगा कि जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनसे रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे, ब्रोकर से रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे। एफ आई आई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो बाहर से आकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बट डायरेक्टली एंगेज नहीं करते हैं, कोई एक इंडियन का एंटिटी है जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, उनसे रिलेटेड लॉज बनाना। ठीक है, फिर अब के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों सेबी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इनका एक बिल आया है, सिक्योरिटीज मार्केट बिल 2025। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, बट ये हम करंट अफेयर्स में पूरी तरीके से देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ क्या, 2016 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2022 में इसको क्या कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो दिस वाज द रीजन कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको एक बात समझ में आई कि इसको रिप्लेस कर दिया गया, फिर भी इससे क्यों क्वेश्चन बनाया गया? क्योंकि वो यही देखना चाहते थे कि इतने टाइम से कोई ब्यूरो हमारे इंडिया में वर्क कर रहा है, जिसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है, रिसेंटली इसको जिसे हम कहते हैं कि रिप्लेस किया गया है, तो आपको उसके बारे में पता है या नहीं पता। वो ये चेक करना चाह रहे थे। देखो, वो आपसे कोई डेटा रटा हुआ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि क्या आपके पास एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको ये पता है कि कोई भी ब्यूरो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एजेंसी अगर हमारे देश में काम कर रही है तो उसका काम क्या है, और तब जब वो न्यूज़ में है। ठीक है, वो आपसे बिना न्यूज़ के कोई चीज़ पूछते नहीं है। ठीक है, तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में आपको बताना है, 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए।
चलिए, अब फिर से वैसी स्टेटमेंट्स जो ऑप्शन है उन्हें फ्रेम किया गया है कि एक भी अगर स्टेटमेंट गलत हुई तो हमें आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं वही बोलूंगा, यहाँ पे बोला कि गवर्नर ऑफ आरबीआई ही चेयरमैन है और बीबीबी, ठीक है, मतलब बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। यार देखो, यही वो आपको फ्रेम करते हैं, वो ना एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने रख देंगे, ठीक है, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसे सही माने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब भी ऐसी चीज बोली जाए ना, जब भी आरबीआई का नाम लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है कहीं पर, ठीक है, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूनिसेफ, सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे दी गई है और उसके बारे में बताया गया हो कि ये इसको करवाती है ये, तो यार आप एकदम क्या करो, जब तक आप श्योर नहीं हो ना कि हाँ ये तो ठीक होना ही है, तब तक आप प्लीज उस स्टेटमेंट को राइट मत मानना। या तो आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांगली आपको बोल रही हो कि ये एकदम सही है, तब तो बात अलग है कि आपने वो पढ़ा हुआ है और वो इसीलिए डाला गया है ताकि वो आपको कंफ्यूज किया जाए। बट जब आपको नहीं पता ना, आपने नहीं पढ़ा, तो इस बात को मान लो कि वो गलती है। और ऐसा ही हुआ यहाँ पे, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो चेयरमैन नहीं होता है बीबीबी का, तो ये चीज गलत हुई और बाकी हमें पता चल गया दोनों स्टेटमेंट सही है। बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इतनी सिंपल स्टेटमेंट लिखी गई है कि बीबीबी रिकमेंड करती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। रिकमेंड करती है, ये नहीं बोला कि यही चूज करती है, यही क्या बोलते हैं इलेक्ट करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया, रिकमेंड्स। और जब भी ऐसे सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं, यूजुअली स्टेटमेंट करेक्ट ही होती है 99% ऑफ द टाइम्स। और ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिखाया भी है, ठीक है। फिर बोला है बीबीबी हेल्प्स, देखो कितना प्यारा वर्ड लिखा है, हेल्प्स, कि वो हेल्प करती है, ठीक है। तो इस बात को समझो, ऐसी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होती है। बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, सिंपल सी बात है। एक ब्यूरो है, एक बोर्ड है, तो वो ये काम तो करेगा ही, हेल्प करेगा, रिकमेंडेशंस देगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है। बट अब क्या है कि अब आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है अभी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है 2016 में बनाया गया था, ठीक है। एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन जो थे वो कौन थे, पीजे नायक, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें एक ऐसा ब्यूरो चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत सारे काम करता था, ठीक है। रिकमेंडेशन देता था, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर जो इन बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके हेड से रिलेटेड सारी रिकमेंडेशन करता था। इलेक्ट नहीं करता था, रिकमेंडेशन देता था, किसको, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन दे रहा है कि पर्सनल फॉर डायरेक्टर पोजीशन इन गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज। एसेस करता था बैंक्स को कि वो स्ट्रैटेजीज डेवलप करे फॉर द ग्रोथ, कैपिटल रेजिंग एंड टैकलिंग बैड लोन्स, एनपीएस जो होते हैं। एडवाइस करता था गवर्नमेंट को ऑन द डिजायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम फॉर पीएसबी। अब ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि इसकी जो पावर्स है कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंड है सिर्फ रिकमेंडेशन से और असिस्टेंस और एडवाइस प्रोवाइड करने से। तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, कहीं पर भी अगर ये लिख दिया कि ये आके इलेक्ट करता था, क्योंकि अब देखो हो सकता है फिर से क्वेश्चन पूछा जाए, 2016 से 2026 आ गया है, ठीक है, 10 साल इसको बने हुए पूरे हो गए। हाँ, 2022 में इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी से। लेकिन क्वेश्चन अगर फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो से पूछा जाएगा, तो ये भी तो बोला जा सकता है कि इट वाज रिप्लेस्ड बाय बीबीबी। तो आपको पता तो होना चाहिए बीबीबी था क्या, क्योंकि अगर बीबीबी को किसी ने रिप्लेस किया है तो उसके फंक्शंस भी तो सेम होंगे और मतलब जैसे हम कहते हैं कि सिमिलर होंगे बीबीबी से, तभी तो उसने उसे रिप्लेस किया है। नहीं तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते, एक नया ब्यूरो बनाते। समझे इस चीज को। तो ये चीज प्लीज आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखना, इट इज अ रिकमेंडरी बॉडी और रेगुलेटरी नहीं है, और यही फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के साथ है कि ये सारी रिकमेंडेटरी बॉडीज हैं, ये कोई रेगुलेटर्स नहीं है। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। और अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके साथ लाइफ में बहुत अच्छा हो, ठीक है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो, रट्टा मत मारने जाओ। आपने इतने सारे पेपर देख लिए, हमने अभी तक सारे पेपर्स को मिला के भी 10 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे जिसमें स्टेट ऑफ फैक्ट्स पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन भी नहीं है। पिछले हम कितने 2014 से 2021 तक के पेपर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 2022 का आधा कर चुके हैं। तो फैक्ट्स के पीछे मत भागना प्लीज। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो एग्जाम में फैक्ट से रिलेटेड, तो भाई परेशान मत हो, वो एक दो ही है, 98 बचे हैं सॉल्व करने के लिए। बट इनके चक्कर में भागोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की तरफ भागो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ब्यूरो, कोई भी एजेंसी बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, क्या उसकी पावर्स है, ठीक है। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए, है ना। फिर
देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपके पास है 15 तो नहीं 10 सेकेंड्स, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, तो इस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, और आगे भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो भी देख लेंगे। मैंने आगे एक्सप्लेनेशन लिखा है, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला, जब भी कॉमा वाले क्वेश्चन ऐसे दिए गए ना तो पहले सेकंड पार्ट को पढ़ो, फिर उसको कनेक्ट करो फर्स्ट से। तो ऐसे ही पढ़ो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी। क्या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से कन्वर्ट करे होंगे बॉन्ड्स को। तो बिल्कुल सही बात है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है वो एक्चुअली ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि इसमें ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, या आपको एक एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है, इसी वजह से इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो लो होते हैं। प्लस एक और फायदा होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो सेव्ड रहती है, अगर आपके बॉन्ड के प्राइस कम हो जाए उसके बावजूद भी। तो दिस इज द रीजन कि हाँ इसके लोअर प्राइसेस होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि इस बॉन्ड को आप एक्सचेंज कर सकते हो फॉर इक्विटी। एकदम सही बात है, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड है, तो करेक्ट है। The options to convert to equity affords the bondholders a degree of indexation to rising consumer prices। फिर से पढ़ते हैं एक बार। द ऑप्शन टू कन्वर्ट, जब एक बारी में आपने पढ़ा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आपको समझ नहीं आया किसे कहां से कनेक्ट करना है, फिर से पढ़ लो उसे जल्दी से। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स बॉन्ड होल्डर, मतलब कि जब आप एक ऑप्शन दिया गया आपको कि आप अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो क्या करेगा आपको, वो अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, कि कंज्यूमर प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं उसके लिए उसके अगेंस्ट आपको इंडेक्सेशन प्रोवाइड करेगा ये इक्विटी में इसको कन्वर्ट करना। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक है, बट कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि यही नहीं पता भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना? सही बात है, आपको यही लग रहा होगा, बट अभी मैं आपको बताता हूँ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और यही वो टाइम है जब मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा तेज बोलने लगता हूँ, इसलिए जब मैं तेज बोलने लगूँ तो थोड़ी स्पीड कम कर लेना वीडियो की, ठीक है। अब देखो जरा, हाइब्रिड सिक्योरिटीज कंबाइनिंग डेट एंड इक्विटी फीचर्स, क्या मतलब है कि ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, ये मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। इसमें आपको डेट फीचर्स और इक्विटी फीचर्स दोनों देखने को मिलेंगे, और दिस इज द ओनली रीजन कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलता है। आपको स्ट्रेट अप बॉन्ड्स में क्या देखने को मिलता है, जो सीधे सीधे बॉन्ड्स है वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, इस वजह से उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड से आपको एक फीचर दिया गया है कि आप इक्विटी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वजह से इसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कन्वर्जन मैकेनिज्म, होल्डर्स कैन एक्सचेंज बॉन्ड्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली इक्विटी में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसमें शेयर्स तो बनाने पड़ेंगे, तभी तो आप इक्विटी डिवाइड करोगे, इक्विटी लोगों को दोगे, जब तक उसमें शेयर नहीं होंगे आप इक्विटी कैसे दोगे, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इस बॉन्ड के बनाए जाते हैं, और कितने शेयर बनेंगे क्या होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कन्वर्जन रेशियो एंड कन्वर्जन प्राइस के हिसाब से ये काम किया जाएगा। आई होप आपको बाहर से डॉग्स की भौंकने की आवाज़ ना आ रही हो, ये रोज़ यहाँ पर आ जाते हैं इसी टाइम जब मैं क्लास लेता हूँ, आपको ये बताने कि हाँ हम भी आज यहाँ हैं और सेफ हैं, आपको बताने ये आते हैं, इसलिए यहाँ पे भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत प्यार है इन्हें आप लोगों से। अब चुप हो गए, देखो इनके बारे में मैंने बात करी तो, वाह यार, दिल से दिल का कनेक्शन। अब देखो, एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स, ऑफर्स रेगुलर इनकम। अब एक टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, एक टाइप का बॉन्ड है, आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ये बॉन्ड लिया है, तो ऑब्वियसली रेगुलर इनकम प्रोवाइड करेगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट पे फायदा मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक फायदा और है, प्लीज ये क्वेश्चन अगर फिर से आए तो ये लाइन आएगी कि ये प्रोटेक्शन, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये कैपिटल जो है ना, आपकी कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करी है उस पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इवन इफ जो स्टॉक के प्राइस है वो गिर जाते हैं, ठीक है। और इक्विटी पार्टिसिपेशन तो आपको मिल ही रही है, ठीक है।
अब उसके बाद ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑप्शनल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कि आपके पास चॉइस है कि आपको कन्वर्ट करना है इन्हें या नहीं करना है। एक होता है कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसमें क्या है कि आपको इन्हें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में या इक्विटी में, जब इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट मैच्योरिटी। एक होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इसमें क्या है कि ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ये इशू किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में। समझे इस चीज को? तो सिंपल सी चीज है, नाम से ही समझ में आ गया। ठीक है, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट होता है मैं मार्क कर देता हूँ बोल्ड में, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। जो मार्क नहीं किया ना उसे बस पढ़ के आगे निकल जाओ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ना क्यों पूछा गया है, तो आपको समझ में आएगा कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में क्यों पूछा, MTCR के बारे में क्यों पूछा, SCO के बारे में क्यों पूछा। तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही कोई चीज यूपीएससी नहीं डाल रहा है, देयर इज ए रीजन कि वो क्यों डाली गई है। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा 10 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो कि क्या सही आंसर है क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, चलिए। अब देखिए जरा, क्या इंडिया मेंबर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का? बिल्कुल, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर ही था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है, क्या इंडिया उसका मेंबर है? बिल्कुल है। क्या एससीओ का मेंबर इंडिया है? ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही इसके मेंबर बने थे, है ना? तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ आंसर मार्क करने से ज्यादा कि हम समझे, हम उसे एनालाइज करें कि कोई भी चीज पूछी गई तो क्यों पूछी गई और वो क्यों सही। ठीक है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप ठीक तरीके से क्या कर पाएंगे, तब आप ठीक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और मैं एक और चीज बताता हूँ कि हर महीने मैं क्या करूंगा कि दो दो स्टूडेंट्स को फ्री में, दो स्टूडेंट्स को फ्री में जो करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो भी मुझे कमेंट्स करते हुए मतलब कि कमेंट सेक्शन में दिखेंगे। जो भी मतलब कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनको रेगुलरली आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। जो भी मैं देख रहा हूँ कि हाँ मतलब कि ठीक तरीके से जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं मुझे, और मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि कनेक्टेड हैं क्लासेस से, उनको मैं फ्री में ये प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट 70 to 80 पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स के, है ना? तो उनको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ये मैं आपको हर महीने बता दिया करूंगा। जैसे अभी जनवरी की करंट अफेयर्स जब मैं करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टेड रहो, आपको फायदा ही रहेगा। ठीक है, ऐसी चीजें मैं लाता रहूंगा। अब देखो जरा, ओके, तो सबसे पहले AIIB के बारे में जानिए। देखो, AIIB आया, हमने देखा कि इस्टेब्लिश हुआ 2016 में। अब 2021 में इसे हो गए 5 साल पूरे, तो 2022 में पूछ लिया गया। अब आपको समझ में आया कि क्यों पूछा है इन्होंने। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या करना है, कोई भी चीज को 5, 10, 15, 20 साल हो जाते, 25 साल, तो आपको उसको पढ़ना है। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो इतनी मेहनत मैंने आपके लिए करी हुई है, करंट अफेयर्स के सेशंस देख लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, to foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia। इस वजह से ये बनाया गया। मेनली जो AIIB को बनाया गया ना, वो इसलिए बनाया गया था कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, इनको काउंटर किया जा सके। जो ये वेस्टर्न लेड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, इन्हें काउंटर किया जा सके, बस इसीलिए AIIB को बनाया गया। और फिर जब भी कोई बैंक बनाया जा रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके साथ और भी चीजें आती हैं और भी फीचर्स आते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करी जा सके, वेल्थ को क्रिएट किया जा सके इस एरिया में, एशियन एरिया में, ठीक है, रीजन में। फिर इंप्रूव किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को एशिया में। अभी इसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी सारे मेंबर्स एशिया से हैं, नाम पे मत जाना, बाहर के मेंबर्स भी हैं, इस चीज को याद रखना। लार्जेस्ट स्टेक होल्डर जो आपको देखने को मिलेगा इसमें चाइना है, प्लस इंडिया जो है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर है।
ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था 2016 में ये बनी है। फिर उसके बाद एमटीसीआर जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया, रीजन ये था क्योंकि इंडिया ने इसको 2016 में ज्वाइन किया था और अब ज्वाइन करने के बाद 5 साल पूरे हो गए थे, तो इस वजह से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी चले जाओ आप, कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि आपके कुछ साल वेस्ट हो जाए इस प्रिपरेशन में, क्योंकि इनिशियल टाइम में मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, मैंने भी बहुत जगह प्रिपरेशन करी बट मेरे को किसी ने नहीं बताया, और उससे ईयर्स वेस्ट होते हैं जब तक आपको ये ना पता चले, और मैं नहीं चाहता किसी का 1 साल भी वेस्ट हो। तो मैं आपको ये चीजें कनेक्ट करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल है, याद रखना, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। 2016 में अगर इंडिया ने ज्वाइन किया और इन्होंने एक ऑप्शन में इसके बारे में बोला है, तो अब 2026 में से 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए प्लीज याद रखना इसके बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है क्या। ये एक इनफॉर्मल वॉलेंटरी, जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ना मत जुड़ो, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है याद रखना, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। किसने किया था? G7 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने किया था। क्यों किया था? कि जो भी देखो मिसाइल से रिलेटेड है ना, तो जो भी प्रोलिफरेशन है रॉकेट्स की एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, जो भी केपेबल है ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम बनाई गई है। ये लिमिट करती है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसी मिसाइल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी को जिनका जो पेलोड है वो 500 केजी से ज्यादा हो, प्लस जिनकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा की हो। ठीक है, अब इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था? 2016 में। प्लीज याद रखना, 10 साल बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां तक है वो आपको फंसाएंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल में, और पेलोड्स में और रेंज में, तो बस इसमें कंफ्यूज मत होना, बाकी तो वो स्टेटमेंट में सब कुछ सही रखेंगे। ठीक है, और ये G20 नहीं है, G7 है, यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं, तो जहाँ पे फंसा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? इसे बनाया 2001 में, 2021 में इसे 20 साल पूरे हो गए, 2022 में पूछ लिया। दूसरी बात क्यों पूछा गया? 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया, ठीक है, और 2022 में, 2017 में ज्वाइन किया था तो 2022 में 5 साल भी हो गए थे। जब ये खुली थी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश हुई थी, उसके 20 साल भी पूरे हो गए थे। तो दो जगह ये इंपॉर्टेंट बन गया, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या है? ये एक परमानेंट यूरेशियन है, सिर्फ एशियन नहीं है, यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ किया गया था? शंघाई में। किसने किया था? इन इन पांचों को, इन छह को याद रखना, पांच को, सॉरी नहीं, छह है, हाँ छह है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनको याद रखना कि इन्होंने ये स्टार्ट किया था। बट आपको तीन चीजें इसमें याद रखनी है कि तीन इविल्स पे ये काम करता है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। इन पर ये काम करता है, तो आपको ये जो है ये चीज याद रखनी है। और एक चीज और याद रखना कि अब जो है इसको 2021 है ना, तो 2026 में इसको 25 साल पूरे हो गए, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज देखो, मैंने वैसे एससीओ को पूरा बहुत ही डीप में पहले समझा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, तो जिसने नहीं देखा है वहां जाके देख सकता है। बट फिर भी मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो दो है, एक चाइनीज है, एक रशियन है। ठीक है, ये भी याद रखना। इधर लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गया, बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो, वियतनाम क्या करता है क्या नहीं करता मुझे क्या पता, बट उसके बावजूद भी जो मैंने आपको लैंग्वेज सिखाई है ना, उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली, जिसे मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप कभी इसे पढ़ोगे नहीं और आपको लग रहा है 5 स्टेटमेंट है बहुत मुश्किल है, नहीं यार। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट बना रखी है जिसमें आपको बता दिया या तो दो ही करेक्ट है या तो तीन करेक्ट है, तो आपको दो या तीन पे ही ध्यान देना है, बाकी आप ढूंढ लो कौन सी इनकरेक्ट है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपका एप्टीट्यूड वर्क करेगा, नॉलेज कितनी रख लोगे, कितने देशों के बारे में याद कर लोगे जाके। ठीक है, तो 15 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि 5 स्टेटमेंट है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आपको वन ऑफ द दिख जाए,
आप समझ लेना वो स्टेटमेंट गलत है 99% ऑफ द टाइम्स। वैसे तो 100 तक ही हुई है अभी, बट फिर भी मैं 99 बोल देता हूँ कि अगर कुछ एक्सट्रीम ही लिख दिया हो उसके आगे तो बात अलग है। बट इधर कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, बोला है वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। बहुत सारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, उनमें से एक जो है वो वियतनाम है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, तो मुझे पता है जहाँ पे एक नहीं होगा उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ वन ऑफ द लिखा है वो तो करेक्ट होना ही है। फिर वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। यार नहीं याद रह सकता कि कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम है, क्यों याद रखूं मैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ओ सॉरी कट क्यों कर दिया, मैं छोड़ रहा हूँ अभी, मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। यार सबकी जो ग्रोथ है वो इसी पे डिपेंड होती है। कोई भी देश हर एक चीज में इतना ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है कि उसे एक्सपोर्ट्स के बिना ही और ग्लोबल सप्लाई चेन के बिना ही उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं बोला इज दी ओनली वन, या फिर उस रीजन में इज दी ओनली वन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कुछ गलत हो नहीं सकता। ठीक है, हर एक देश ऐसा होता है इसीलिए उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। फिर उसके बाद मुझे पता है 3 भी आएगा, वैसे ही मेरे आंसर तक पहुंच गया हूं, बट फिर भी अपने आप को और ज्यादा श्योर करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने आपको क्या बोला, जब आपके साथ वो क्या हो जाए, जब आपके साथ थोड़े फ्रैंक हो जाए तो थोड़े सतर्क हो जाओ कि वो ठीक है या नहीं है। फिर लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कुछ एक्सट्रीम लिखा है या नहीं लिखा। For a long time, Vietnam's labor cost and stable exchanges rates have attracted global manufacturers। तो ये बात तो एकदम ठीक है कि अगर कोई एफडीआई आ रही है कहीं पे, इधर बोला कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें यहाँ पे हो रही होंगी। ग्लोबल सप्लाई चेन बेटर, फोकस ऑन एक्सपोर्ट इनका है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अट्रैक्टेड हैं, तभी एफडीआई आ रही होगी इनके देश में, ये चीज हो रही होगी। तो मैं समझ गया कि करेक्ट होगा। वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अच्छा जी, इंडो पैसिफिक रीजन में कितने सारे देश हैं, उनमें से क्या सबसे प्रोडक्टिव वियतनाम होगा? खुद सोचना। क्या वो आपको यहाँ फंसाना नहीं चाह रहे? आपको उसे पता है कि आप इतना डीप में जाके नहीं पढ़ रहे कि कौन से रीजन में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा ई सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिव है। समझे? तो उन्हें पता है कि यहाँ आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो ऐसी स्टेटमेंट बनाते। तो ये स्टेटमेंट गलत थी। आपको इसके बारे में नहीं पता था ये मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है या नहीं है इसमें, लेकिन आपको बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ के समझ में आ गया, उनकी लैंग्वेज को पढ़ के समझ में आ गया, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, पिछले 70 क्लास से पढ़ रहे हैं, कि हाँ भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकती तीन स्टेटमेंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ये समझने की ज़रूरत है आपको, तभी आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो ये मत सोचना कि हमें समझ नहीं आ रहा। डे 1 से जाके जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस क्या है, ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। आप पूरा का पूरा पेपर नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको एप्टीट्यूड चाहिए ही चाहिए। आप बिना एप्टीट्यूड के इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आप कितनी नॉलेज गेन कर लो, कहाँ हर एक देश के बारे में थोड़ी पढ़ोगे आप। इतना टाइम है आपके पास, खुद सोचो, इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है एकदम, जिसे कहते हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया कि लो भाई फ्री का मार्क्स ले जाओ। इन्होंने बोला कौन सी इनमें से पर्टिकुलर एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन इधर काम करता है, ये वो पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मॉनेटरी मतलब कि जो मॉनेटरी और जैसे हम कहते हैं कि मॉनेटरी पावर है वो किसके पास है, कि कौन कंट्रोल करता है कि देश में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, या फिर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी है, ये कौन मेंटेन करेगा, किसके पास ये पावर है? ऑब्वियसली आरबीआई के पास। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कोई डिपार्टमेंट काम करके ये काम थोड़ी करेगा यार, कोई कमीशन थोड़ी और कोई काउंसिल थोड़ी ये काम करेगा, हमारा सेंट्रल बैंक काम करेगा ना इस पर। तो वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या है ना कि अब मैं वही कहता हूँ, अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यहाँ पे लिख दिया, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल लिख दिया, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा सबके बारे में रट्टा मारो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। आगे आने वाले सालों में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देखेंगे आगे आने वाले साल में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, पता होना चाहिए आपको उनके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है ऑब्वियसली, किसके? कंज्यूमर अफेयर्स
सॉरी, किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है ये? कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर की अफेयरनेस को प्रमोट करता है, रीड्रेसल मैकेनिज्म को हैंडल करता है, जिसके लिए इसने एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 90 इसका नंबर जो है 1915 बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए। 1997 में इसे बनाया गया था। फिर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये जो भी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हमारे देश में हो रहे हैं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देगा, और जो भी रिकमेंडेशंस दिया उस पे जो काम हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है उसको रिव्यू करेगा। ये हेड करी थी किसने? बिमल जलान ने, और तब जाकर ये कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, याद रखना चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो क्या होगा? वो इसके चेयरमैन होंगे। चेयरवुमेन बोल लो, चेयरमैन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको देखने को मिलेंगे कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए से रिलेटेड न्यू रूल्स आए हैं, इन्हें प्लीज पढ़ लेना, मैंने करंट अफेयर्स में करवाए हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। IRDAI हो गया, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, ये सारे कौन है? ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं। किस पर काम करते हैं ये? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन। एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है, 2010 में बनाई गई थी। क्यों मैंने इसके बारे में क्यों समझा दिया आपको ज़्यादा? 2010 में बनाई गई थी, 2025 में कितने साल पूरे हो गए? 15 साल पूरे हो चुके हैं। 2026 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। हाँ, डील करती है इन सारे कामों पर इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करने का काम नहीं करती, क्योंकि ये काम किसका है? ये काम आरबीआई का है, कि उसको किसको कंट्रोल रखना है? 4% के अराउंड इन्फ्लेशन को रखना है, +-2 चल सकता है, मतलब 2 से 6 के बीच में रखना है। ठीक है, और ये करता है मेंटेन स्टेबिलिटी टू हेल्प दैट प्रोसेस, बट मेन काम किसका है? ये आरबीआई का है। इसलिए ऑप्शन में FSDC होने के बावजूद भी हमने आरबीआई मार्क किया। अगर आरबीआई नहीं होता तो हम इसको करते, ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स, ये एक्चुअली न्यूज़ में चल रहे थे ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि आपको पता है कि कोविड टाइम्स पे क्या हुआ था, जितनी क्रिप्टो करेंसीज है ना, उसमें वो बहुत न्यूज़ में थी, क्योंकि एकदम से रेट गिर गए, रेट बढ़ गए, रेट गिर गए, रेट बढ़ गए। तो अब उससे रिलेटेड जितनी डिजिटल करेंसीज थी वो न्यूज़ में थी, जिसमें से एक डिजिटल करेंसी कौन सी है? नॉन फंजिबल टोकन। अब ये क्या है क्या नहीं है वो आपको देखना है। नॉन फंजिबल मीन्स कि जिसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल सी बात बताऊं तो। ठीक है, जिसे आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, आप एक्सचेंज मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि लो भाई पैसे लो और मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं, वो समान है। ठीक है, तो फिर इसके लिए 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे दिया गया है कि दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। बिल्कुल ठीक है, जैसे पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, पेंटिंग्स हो गई, तो पेंटिंग की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये बनाता है, तो वो एकदम ठीक है। ठीक है, एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, बिल्कुल ठीक है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कि एक वैल्यू डिटरमाइन होगी कि ये चीज इतनी की है। ठीक है, उसको आप खरीदो, जिसके पास ये चीज होगी अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और ये ब्लॉकचेन पे ऑब्वियसली क्रिप्टोग्राफिक चीजों से रिलेटेड है, क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो ब्लॉकचेन पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, ब्लॉकचेन पे ही एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल बात ठीक है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज, मैंने अभी बताया नॉन फंजिबल टोकन्स कैन नॉट बी ट्रेडेड। ठीक है, या फिर एक्सचेंज नहीं किया जा सकता उसे, एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन उसे यूज नहीं किया जा सकता। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन पता है किसकी थी? ये पूरी की पूरी डेफिनेशन थी फंजिबल फंजिबल टोकन की। क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है?
नॉन फंजिबल से रिलेटेड। तो ये फंजिबल टोकन्स की जो थी डेफिनेशन थी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर से आना बहुत मुश्किल है, एक अच्छा प्योर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया इस वजह से। बट द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होने चाहिए क्या होते हैं और क्या नहीं होते। ठीक है, चलिए कितनी बैटरी रहेगी चेक कर लेते हैं, 47 बहुत है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड अपने दिमाग में रखना कि अब जो 2026 का पेपर है उसमें यहाँ पे रिवर्स भी ऐड कर दी जाए, रिवर्स भी ऐड कर दी जाए। याद रखना 3 रोज में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बात को प्लीज याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, घटा प्रभा जो पूछ लिया आपसे, घटा प्रभा जो पूछ लिया वो कौन सी स्टेट में है, आपको पता होना चाहिए कि ये तो तेलंगाना में है ही नहीं। देखो ये सिर्फ ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एक दो ही देखने को मिलेंगे, प्लीज बहुत ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना कि यार ये क्या है, और यहाँ पे वैसे भी पूछा नॉट करेक्टली। ठीक है, तो इतना दिमाग मत लगाना कि हर एक रिवर हर एक रिजर्वॉयर को याद करने पहुंच जाओ। हाँ टाइम है, एक दिन बैठ सकते हो कि हाँ मैं आज देख लेता हूँ कौन से लेक्स हैं इंडिया में, कौन से रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, कौन से आर्टिफिशियल है, कौन से फ्रेश वाटर है, कौन से ब्रैकरिश हैं। तो आपके पास टाइम है एक दिन का, आप निकाल के ये काम करना चाहते हैं आप कर लीजिए, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोज रट्टा मार रहे हैं सुबह उठ के। मत करना प्लीज, ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इतना टाइम वेस्ट मत करना, इनपुट आउटपुट रेशियो देखो और फिर काम करो। ठीक है, घटाप्रभा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद कौन सी रिवर पे, यही सेम रिवर का ही नाम ये है घटाप्रभा रिवर, तो उस पे ये है। ठीक है, उसके बाद गांधी सागर लेक की बात करें तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में है, और कौन सी रिवर पे है, चंबल रिवर पे, चंबल रिवर पर है। ठीक है, इंद्र सागर, गांधी सागर है, इंद्र सागर है, ये इंद्र होगा, ये ऐसे नहीं होगा। गांधी सागर है, इंद्र सागर है, दोनों ही कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है, ये नर्मदा रिवर पे है, नर्मदा रिवर। प्लीज इस चीज के लिए याद रखना, आप 3 रोज वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि 1-2 बार इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वो। मैथॉन की बात करें तो मैथॉन कहाँ पे, क्या वो छत्तीसगढ़ में, नहीं झारखंड में है, झारखंड में है। अच्छा जी, कौन सी रिवर पे है, बराकर रिवर पर, बराकर। बट अब मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मैथॉन है इसके बारे में प्लीज याद रखना, क्योंकि ना अब क्या हो सकता है आगे आने वाले सालों में इन ऑप्शंस को कहीं ना कहीं रिपीट कर दे। अब यहाँ पर आपसे स्टेट पूछ लिया ना, तो हो सकता है अगली बार रिवर पूछ ले। तो आप प्लीज याद रखना कि कौन सी जो रिजर्वॉयर है और कौन सी रिवर जो प्रीवियस ईयर में आ गया, एटलीस्ट वो तो याद रखो, अगर सब नहीं रख सकते तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि 3 जो क्वेश्चंस हैं वो इनकरेक्ट, 3 जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और ऑप्शन कौन सा हो गया फिर हमारा, सी। क्योंकि हमें बताना था कि 3 कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बोला गया है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रीट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को नहीं समझ आता ना अगर कुछ भी, तो मेरे को इतनी बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉइंग वर्कर्स से रिलेटेड ये चीज है, और जहां पे वर्कर्स दिख जाए उससे रिलेटेड काम कौन करेगा, लेबर ब्यूरो, सिंपल सी बात है। अब आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही है इन ऑप्शंस में, एक दिख रहा है सीएसओ, एक दिख रहा है लेबर ब्यूरो। आपको इन दोनों से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेनली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसकी क्या वर्किंग है, इसकी क्या वर्किंग नहीं है, बट हाँ सीएसओ और लेबर ब्यूरो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी सीएसओ को तो रिप्लेस कर दिया गया है एनएसओ से, है ना, तो मैं अभी वो सारी बातें बताता हूँ। सीएसओ तब था, अब नहीं है, अब इसको मर्ज कर दिया है एनएसओ से। एनएसओ क्या है, मॉसपाई के अंडर आता है। ठीक है, तो क्या किया, सीएसओ को और एनएसएसओ को प्लस एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया किसमें, एनएसओ में, ये प्लीज याद रखना। ठीक है, और जो लेबर ब्यूरो है, जैसे ये मॉसपाई के अंडर काम कर रहा है ना, ऐसे ये किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, एनएसओ क्या काम करता है, ये फोकस करता है नेशनल इनकम पर, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स पर, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर। वहीं पर जो लेबर है, लेबर ब्यूरो है, वो क्या करता है, वो स्पेशलाइज्ड काम करता है लेबर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, और सीपीआई आईडब्ल्यू बनाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये क्या है क्या नहीं है अभी बताता हूँ।
सीपीआई देखो क्या है, आपको देखने को मिलता है, जैसे मैं इधर ही लिख दूंगा, दोनों में सब समझाऊंगा ना तब लिख दूंगा। जो अब एनएसओ है, ये काम क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड को कंडक्ट करता है, लार्ज स्केल सर्वेस, ठीक है। जैसे कि ये कैलकुलेट करेगा आपकी जीडीपी को, आईआईपी, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज निकालेगा, मैनेज करेगा इकोनॉमिक सेंसस को, और सीपीआई निकालेगा, ठीक है। सीपीआई कंबाइंड ये निकालता है, कंबाइंड। सीपीआई सिर्फ कंबाइंड नहीं है, कंबाइंड का मतलब है अर्बन प्लस रूरल का डेटा कौन निकालेगा, एनएसओ। बट प्लीज याद रखना कि वैसे ही जो सीपीआई है ना, सीपीआई कौन सा वाला, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड लेबर, लेबर से रिलेटेड, वो कौन निकालता है, वो लेबर ब्यूरो निकालता है। प्लीज दोनों में कंफ्यूज मत होना, कभी साथ में पूछ लिया गया ना तो वो यहीं पे आपको कंफ्यूज करेंगे, यहां लिख देंगे कि सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर जो है वो भी एनएसओ निकालता है, लेकिन आपको याद रखना है नहीं, सीपीआई इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और लेबर रूरल लेबरर्स जो है वो कौन निकालता है, वो लेबर ब्यूरो निकालता है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए ले, ये जो है इसके फंक्शंस क्या हैं, आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग लेबर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज जो जो चीजें मैं बोलता हूं ना वो प्लीज याद रखा करो। अब ये आपसे क्या पूछ लिया गया, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखो उस टाइम पर किसी वजह से ये न्यूज में रहा होगा, दिस इज द रीजन कि आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है। बट ये नहीं कहूंगा कि हर एक अब ऑर्गेनाइजेशन को याद करते रहो, नहीं, जो न्यूज में है, जिसको 10 15 5 20 30 साल पूरे हो रहे हैं उनको पढ़ते रहो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा, आप इसको थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। बस ऑप्शन को देख लो, या तो मैक्सिमम एक गलत होगा या तो मैक्सिमम दो गलत होंगे, उसी हिसाब से अपने आंसर को फ्रेम करना, ठीक है। चलिए, चलिए अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीसीओ मींस कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक मेजर सोर्स है कोल स्टैटिस्टिक्स का इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पता है कि स्टैटिस्टिक्स तो ये निकालती होगी, रिकमेंडेशन भी कुछ देती होगी, कुछ ना कुछ तो करती होगी, तभी ये बनाया गया है। बट मेजर सोर्स है या नहीं है ये मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैसे बताऊं है या नहीं है, है ना, क्या पता नहीं पढ़ा हो आपने। फिर उसके बाद इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। अब देखो मॉनिटर लिखा है, मॉनिटर, जब भी मैं बोल रहा हूँ चीजें सिंपल लिखी हो कि मॉनिटर लिखा गया है, लिखा गया हो कि ये हेल्प कर रहा है, लिखा गया हो कि ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है और उससे रिलेटेड ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो ये काम करेगी ही करेगी। तो जब भी ऐसी सिंपल चीजें लिखी हो ना, मॉनिटर्स, एनेबल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ एनेबल्स तो नहीं बोल सकते, मॉनिटर्स हो गया, और क्या क्या चीजें मैंने बताई, रिकमेंडेशंस हो गई, आपको बोल दिया गया जैसे हेल्प हो गई, ये वर्ड लिखे हो तो ये अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम हो रहा है ना तो वो करेगी ही करेगी। तो ये बात एकदम करेक्ट है। मुझे देखा मैंने टू कहाँ पे नहीं है, मैंने उसको हटा दिया, चलो भाई निकालो इसको, एक स्टेटमेंट को, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरे पास तीन स्टेटमेंट बची है, आगे बढ़ते हैं। It hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal bearing areas. coal bearing areas से related कोई accusation है, उसको ये सुनती है, नहीं बोला डिसीजन लेती है नहीं लेती, बट सुनती है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी सिंपल वर्ड्स लिखे गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखा ना, ये नहीं बोला कि ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यही डिसीजन लेगी सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा इट मॉनिटर्स, इट हियर्स, ठीक है। मैं कभी नहीं गलत करूंगा इसी स्टेटमेंट को, प्लीज याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं यही लैंग्वेज है यूपीएससी की, ठीक है। फिर बोला गया है, अब देखो जरा, अब देखो, अब देखो इन्होंने क्या किया, इट एंश्योर्स, भाई यही है जहां वो फंसाता है, कि ये एंश्योर करेगा कि कोल माइनिंग
कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स, यहाँ पे खत्म कर सकता था बट उसने लिख दिया नहीं, इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर वो कोल जो कोल है टू एंड यूजर्स को डिलीवर करना ही करना है कंपनी को, कोल माइनिंग कंपनीज को, ये वो इंश्योर करेगा। भाई ये चीजें होती है जो वो गलत करते हैं। दो मेरे को यहाँ पे कैच दिखे थे, एक लिखा कि इधर लिख दिया इंश्योर कि उसको करना ही है ये, और दूसरा लिख दिया प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज कभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो लिखेंगी कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही ये होना चाहिए? ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब मुझे पहले के बारे में नहीं पता था, तब भी मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मुझे पता है 4 नहीं है, ठीक है, और मुझे पता है 3 होना है, तो फिर कौन सा हो गया 1 2 3। ठीक है, मुझे पता चल गया कि अब जब दोनों ऑप्शन में 1 बचा है तो 1 तो करेक्ट होगा ही होगा। अब मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे डैश मार के छोड़ दिया था। आप भी ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? अब इसके फिर से पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि 110 साल पूरे हो गए हैं, है ना? तो यही लिखा गया है इधर। सीसीओ, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1916 में, और ये एक्ट करता है एज अ प्राइमरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेगुलेटिंग द कोल सेक्टर, रेगुलेट करता है कोल सेक्टर को, मैनेज करता है कैपेटिव ब्लॉक डेवलपमेंट को, कलेक्ट करता है नेशनल कोल के स्टैटिस्टिक्स को, जैसा कि पहली स्टेटमेंट में लिखा था, आर्बिट्रेटिंग आर्बिट्रेटिंग इन लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स, और कौन से एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है? कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957। स्टैट्यूटरी स्टेटस अभी हमने देख लिया कि इसके अंदर है। हेडक्वार्टर्स थोड़ा सा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? डेटा कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए कि कोल स्टैटिस्टिक्स का ये हमें प्राइमरी सोर्स मिलता है, प्राइमरी सोर्स मिलता है, कंपाइल करता है मंथली डेटा किस पर? ऑन प्रोडक्शन, डिस्पैचेस एंड स्टॉक्स फॉर ऑल द पब्लिक प्राइवेट माइंस। फिर उसके बाद क्या है? मॉनिटर करता है डेवलपमेंट को ऑफ कैपेटिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स, जो सेकंड स्टेटमेंट में हमें देखने को मिला। रेगुलेटरी एक्ट्स एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू हियर ऑब्जेक्शंस, ये हमें थर्ड स्टेटमेंट में देखने को मिला था। रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग लैंड्स, ग्रेड मैनेजमेंट इंस्पेक्ट करता है कोलेरीज को टू एंश्योर दी करेक्ट ग्रेड साइज एंड क्वालिटी, पब्लिश करता है, ये याद रखना। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, अब आगे आ सकता है कि कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया जो है वो कौन पब्लिश करता है? प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स को कौन प्रमोट करता है? ठीक है, पब्लिश करता है, आपको याद रखना है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? वहां पे आपको घुमाया जाएगा बट आपको याद रखना है कौन करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन, फिफ्थ स्केड्यूल हो गया, सिक्स स्केड्यूल हो गया, इतनी बार हमने प्रीवियस ईयर में कंप्लीट किया है, जितनी बार भी आया मैंने उतनी बार कंप्लीट करवाया, और मैंने आपको बताया हर एक फंक्शन याद करो, ये बार बार पूछा जाएगा, और हो सकता है 2026 में भी ये पूछा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के बेसिक्स है, कहाँ से वो उठा के क्वेश्चन बना देंगे? जो मेन मेन टॉपिक है वो तो आपको करना ही है ना, उन्हीं में से ये एक है, ठीक है? तो फिफ्थ शेड्यूल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए अब सॉल्व करते हैं। फिफ्थ शेड्यूल क्या करता है? आपको पता है कि ये जो ट्राइबल पीपल है ना, इनको ये पावर्स प्रोवाइड तो करता है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात समझ में आया, दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। यार ये तो हमें पंचायत देखने को मिल रही है, तो हर जगह ही देखने को मिलती है। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, या फिर जितने भी स्टेट में फिफ्थ शेड्यूल को ऐड किया गया, क्या वो सारी यूनियन टेरिटरी है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गलत। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कुछ पढ़ा है आपने अभी तक? कुछ भी बोल दिया गया है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि ट्राइबल पीपल को एक पावर दी जाती है, जिसमें वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी लैंड को किसी नॉन ट्राइबल पीपल को, या फिर उनकी जो लैंड है कोई और बाहर से आके उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और नॉन ट्राइबल पीपल को। बात ठीक है, यही आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स, बस बेसिक से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया है फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फिफ्थ शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 244(1) आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। ये एडमिनिस्टर करता है एंड कंट्रोल करता है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स को, सारी स्टेट में, 10 स्टेट है इसके अंदर, ठीक है? सारी स्टेट मतलब कि 10 स्टेट है इसके अंदर,
बट इसमें याद रखना 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं इंक्लूड होती है क्योंकि उनको 6th शेड्यूल में डाला गया है। कौन सी नहीं है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैं बता देता हूँ, देखो नॉर्थ ईस्टर्न आपको पता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एक तरीके से कनेक्टेड है चारों। प्लीज इस तरीके से अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है, इस तरीके से अपने दिमाग में डाल लेना, इस तरीके से कनेक्टेड है ये चारों। ओके। हाँ ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम चारों आपस में ऐसे कनेक्टेड स्टेट्स देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। इनको याद रखना, ये 6th शेड्यूल के अंदर आती है, ये 5th शेड्यूल के अंदर नहीं आती। 5th शेड्यूल के अंदर 10 स्टेट्स हैं। आपको मुझे बताना है कौन कौन सी स्टेट्स है कमेंट सेक्शन में। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आपको आंसर देना होता है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या मिलेगा इससे, आपको जो भी मेरे को ज़्यादा लगते हैं कोई भी 2 बच्चे जो भी कमेंट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे ये वो, उनको मैं 1 मंथ की फ्री करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूंगा, मंथली करंट अफेयर्स की, ठीक है। वो मैं डिसाइड करूंगा मंथ के एंड में। अब देखो जरा क्या होता है इससे, जो 5th शेड्यूल में किसी भी स्टेट को ऐड किया गया है तो उसमें क्या होगा, वहां के जो ट्राइबल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी लैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो भी हमने पढ़ा कि लैंड को ट्रांसफर नहीं करा जा सकता नॉन ट्राइबल पीपल को, और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाएगी थ्रू स्पेशल पावर्स वेस्टेड इन दी गवर्नर्स। अब ना आपको 2 चीजें इसमें पता होनी चाहिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है इस 5th शेड्यूल को लेके। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो डिक्लेयर करेगा कौन सा एरिया एरिया शेड्यूल्ड एरिया है या नहीं है। जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया शेड्यूल एरिया, यहाँ प्रेसिडेंट का काम खत्म, उसके बाद होता है गवर्नर का काम शुरू। जब डिक्लेयर हो गया ना कि ये शेड्यूल एरिया है, उसके बाद काम कौन करेगा? गवर्नर करेगा। गवर्नर के पास क्या पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है कि ये स्पेसिफिक सेंट्रल और स्टेट का जो एक्ट है ये इसके अंदर काम करेगा या नहीं करेगा। मतलब गवर्नर के पास इतनी पावर है कि अगर कोई एरिया शेड्यूल एरिया बन चुका है या शेड्यूल ट्राइब मतलब कि उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया है 5th शेड्यूल के अंदर, तो अब ये डिस्क्रिशन किसकी है? गवर्नर की। वो ये बोले कि सेंट्रल या फिर स्टेट लॉ जो है यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। ये किसकी पावर है? गवर्नर की। फिर उस लैंड को एलिएट होने से प्रिवेंट कौन करेगा? उस पर रेगुलेशंस कौन बनाएगा? गवर्नर। किसको वो लैंड अलॉट करी जाएगी, किसको नहीं, कौन तय करेगा? गवर्नर। उसको मनी लेंडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स को दी जाएगी वो जमीन या नहीं दी जाएगी, कौन करेगा? गवर्नर। और यूजुअली क्या होता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पढ़ा हमने? स्टेटमेंट 1 में यही था जो दिया गया था। ओके। फिर जो भी काम पूरे टाइम यहाँ पे हुआ उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर कौन सबमिट करेगा? गवर्नर। किसको करेगा? प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली, जिसने डिक्लेयर किया कि यही तो वो शेड्यूल्ड एरिया है। ओके। यहाँ पर ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, TAC, ठीक है। इस जगह पे क्या इसे बनाना मैंडेटरी है? हाँ जी, मैंडेटरी है, ठीक है। कितने मेंबर्स होंगे? 20 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। उसमें भी बोला गया कि जो 3/4 है वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, और जिसे हम कहते हैं कि ये क्या करेंगे, ये जो भी वहां पे एडवांसमेंट करनी है, 1 मिनट बस, कोई भी एडवांसमेंट करनी है उस पर काम करेंगे, ठीक है। जो भी उस एरिया में एडवांसमेंट होनी है उससे रिलेटेड काम करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, जितने भी मेंबर्स हैं 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, और उनमें से जो 3/4 है वो वहीं के ट्राइबल लोग होने चाहिए, उसी शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कितनी बैटरी रह गई यार? 30, बहुत है। Laws made by the parliament and state legislature regarding the transfer of land and money lending can be regulated by the governor। ये हमने ऊपर गवर्नर की पावर में पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या है कि डिफरेंस क्या है कि सर 5th शेड्यूल में 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? TAC। वहां पे क्या बनाया जाता है? वहां पे बनाई जाती है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC। ये याद रखना, ठीक है। बहुत डिफरेंस है। जब 6th शेड्यूल आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। मेनली याद रखना, इधर अभी करंटली 10 स्टेट्स हैं और 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट्स हैं जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। ओके। अब देखिए जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको इंडिया के सैनिटेशन कोलिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी 2016 में आया था, 5 साल पूरे हो गए थे, छठे साल क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। सीधा बताता हूँ।
द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन। यहां पे बोल सकते थे, खत्म कर सकते थे। द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, यहाँ खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने बोला नहीं बेटा, अभी तो हम आगे बताएंगे, तभी तो आप गलत करेंगे इसको। ठीक है। एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एंड दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बस यहीं पे गलती करती भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो किसका है, ये तो किसका काम है, ये तो है काम फिक्की का। वो लेके आया था ये। ठीक है, वो लेके आया था ये कोalition। ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फंड कौन है, WHO और मतलब मेनली प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। फिर उसके बाद इसे देखो, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने बोला नहीं, एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। बट फिर वही बात है ना कहीं वो जब एक्स्ट्रा समझाएं आपको, समझ जाओ भाई उस स्टेटमेंट में ही झोल है। और ऐसे ही दूसरी बात की, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, पहली बात तो ये कोई एपेक्स बॉडी नहीं है इसके अंदर पर कोई एपेक्स बॉडी नहीं है। बट हमें कैसे पता चला ये, कि भाई हमें पता चला कि ये यार इतना एक्स्ट्रा क्यों समझा रहे हैं हमें। हमें जब एक्स्ट्रा समझाएंगे तो आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं झोल है, दोनों स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है। बट ये आज के टाइम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, पूछ लिया गया। अब आप इतना ध्यान मत देना इस पे, कोलिशन थी तो अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना, वैसे मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसको मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी समझा रहा हूँ क्या इसका आंसर है, बट मैं होमवर्क में दूंगा। क्या होमवर्क है आपका मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है। बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कि इनमें से कौन सा है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, कमीशन हो गई, एजेंसी हो गई, मुझे पता है कि एक्ट के अंदर नहीं आ सकती। बोर्ड और अथॉरिटी में मुझे कंफ्यूजन था, बोर्ड और अथॉरिटी के अंदर मुझे कंफ्यूजन था। बट आपको याद रखना है क्या है इसमें जो काम कर रही है, क्या है, सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। आपका जो होमवर्क है वो ये है, कमेंट कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो मुझे कि ग्राउंड वाटर, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। क्यों, आगे आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी या बोर्ड, दोनों में से एक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है अब 2026 में जो नहीं पूछा है उनमें से एक पूछ ले। ठीक है। बाकी आप चारों के बारे में पढ़ना, इनके बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनके बारे में पढ़ना। लेकिन मेनली आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर पैदा करना, कि ये डिफरेंस क्या है इनके बीच में, कि बोर्ड में और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, वही अलग जो चीज है आपको पढ़नी है। ठीक है। तो आपको पता है कि आपको मुझे अब बताना है, टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, कितने ठीक है कमेंट सेक्शन में बताना। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे वो भी मुझे आप बताना। और मैंने आपको बता दिया है, जो भी 2 बच्चे होंगे मंथ में मुझे देखने को मिलेगा कि हाँ, अच्छे से रिप्लाईज़ कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कि सर बहुत अच्छी क्लास थी ये नहीं चाहिए भाई। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि वो चीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो जो भी 2 बच्चे होंगे उन्हें मैं फ्री जो मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? जिसमें आपको क्वेश्चंस और पीडीएफ दोनों देखने को मिलेंगे, वो पॉइंटर्स दोनों देखने को मिलेंगे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद।